स्टूडेंट्स हमने एक टर्म पढ़ा था डीसी सर्किट्स में, और फिर इसको हमने पढ़ा एसी सर्किट्स में, रेजिस्टेंस, यानी एक्चुअली इलेक्ट्रिक चार्जेस की जो मूवमेंट है उसको जो अपोजिशन होती है उसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस। फिर रेजिस्टेंस को हमने मुख्तलिफ टर्म्स में पढ़ा, जिस तरह के हमने पढ़ा कैपेसिटिव रेजिस्टेंस, जिसको हम रिएक्टेंस कहते हैं। इसी तरह अब यहाँ पर एक और टर्म हम पढ़ेंगे, इम्पीडेंस। इम्पीडेंस एक्चुअली ये भी अपोजिशन टू इलेक्ट्रिक करंट है, लेकिन टर्म जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। यानी जब हमारे पास मैनी कंपोनेंट्स होते हैं ऐसी सर्किट्स में, तो जिस तरह के रेजिस्टर है, कैपेसिटर है या फिर इंडक्टर है, तो उन सब को हम एक साथ ऐसी सर्किट्स में यूज करते हैं। सो जो उनका सम होता है रिएक्टेंसेस का और रेजिस्टेंस का, सब का सम, उसको फिर हम इम्पीडेंस कहते हैं। तो जस्ट यहाँ पर क्योंकि सारी चीजें हम डिटेल के साथ पढ़ चुके हैं, यहाँ पर एक इंट्रोडक्शन देते हैं कि किस तरह इसको हम डिफाइन कर सकते हैं। सो अगर आप सेपरेट जो इनके सर्किट्स हैं वो यहाँ पर देखें, एक हमने देखा कि अगर हम एक एसी सप्लाई से, देखें ये एक एसी सप्लाई है, सिंबल इसका हम यू पुट कर लेते हैं, एसी सप्लाई का सिंबल है। हमने देखा कि यहाँ पर एक तो ये कि हम एक इंडक्टर यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं जो सोलेनाइडल शेप का होता है, ये कंपोनेंट इसको हम कहते हैं इंडक्टर। ये आ गया इंडक्टर। इंडक्टर को हम यहाँ पर पुट करते हैं। एक दूसरा सर्किट बनाते हैं यहाँ पर जिसमें हम सिर्फ एक कैपेसिटर पुट करेंगे, यानी एक कैपेसिटिव सर्किट होगा, ये इंडक्टिव सर्किट है। और यहाँ पर उसी तरह का एसी सप्लाई हम इसको भी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, कैपेसिटर हम इंसर्ट करते हैं, कैपेसिटर। और हमने देखा कि अल्टरनेटिंग वोल्टेजेस और अल्टरनेटिंग करंट में ऐसी सर्किट्स में जब हम कैपेसिटर्स कनेक्ट करते हैं, सो वहां पर उसका बिहेवियर थोड़ा सा डीसी से चेंज होता है। वहां पर इलेक्ट्रिक करंट ब्लॉक होता है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट जो है वो मूव करता है ड्यू टू वेरिएशन। यानी एक्चुअली यहाँ से पास नहीं होते चार्जेस, लेकिन वायर्स में जो वेरिएशन आते हैं, जो इनकी चेंजेस आती है अल्टरनेटिंग, उस वजह से करंट वहां पर वायर्स में फ्लो करता है। इसी तरह हम एक और सर्किट बना सकते हैं जिसमें हम सिर्फ रेजिस्टेंस पुट कर लें। ये है एक रेजिस्टेंस, एसी सप्लाई, एसी सप्लाई, और इसमें हम एक रेजिस्टेंस जो है वो ऐड कर लेते हैं। ये उसी तरह का देखें सर्किट है, तीनों जो है वो एसी सप्लाई से वर्क करते हैं, फंक्शन इनकी एसी सप्लाई से है। इसको हम कहेंगे इंडक्टिव। इंडक्टिव चूंकि इस सर्किट में हमने इंडक्टर जो है वो ऐड किया हुआ है, सो ये आ जाएगा इंडक्टिव, इंडक्टिव सर्किट। और स्पेसिफिकली हमारे पास है एक एसी सर्किट, इंडक्टिव एसी सर्किट। ये चूंकि जिसमें हम कैपेसिटर यूज कर रहे हैं, इसको हम कहेंगे कैपेसिटिव, कैपेसिटिव एसी सर्किट, कैपेसिटिव एसी सर्किट। इसी तरह ये हमारे पास एक रेजिस्टर है, तो इसको हम रेजिस्टिव एसी सर्किट कह सकते हैं, रेजिस्टिव एसी सर्किट। सारे एसी सर्किट्स हैं। तो ये हमारे पास डिफरेंट सर्किट्स आ गए। अब हमने देखा था कि जो इंडक्टर है, देखिए इसको हम इंडक्टेंस को हम एल से डिनोट करते हैं, कैपेसिटेंस को हम सी से डिनोट करते हैं, और रेजिस्टेंस को हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। सो इंडक्टर जो है एक्चुअली इसका फंक्शन क्या होता है कि ये म्यूचुअल इंडक्शन जिस तरह के हमने पढ़ा, सॉरी सेल्फ इंडक्शन हमने पढ़ा था, कि इसके एक टर्म में जब करंट फ्लो करता है, सो उस वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो जाता है नेक्स्ट टर्म में। सो वहां पर एक इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाता है जो कि इस चेंज को अपोज करता है। यानी अगर यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज हो रहा है, सो वो उसको अपोज करता है, वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है। अगर ये डिक्रीज कर रहा है, सो वो फिर सेम डायरेक्शन में होता है, ताकि वो इसको मेंटेन रख सके। तो इसी तरह इंडक्टर क्या करता है, वो इलेक्ट्रिक करंट को, आई को क्या करता है, मेंटेन रखता है, कांस्टेंट रखता है। यानी अगर उसकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है, सो फिर उसको अपोज करता है, या अगर उसकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो फिर उसको सपोर्ट करता है, फिर उसी डायरेक्शन में आते हैं। ताकि दोनों केसेस में, अगर इसको हम सिंबॉलिकली देखें, अगर करंट इंक्रीज हो रहा है, यूं इंक्रीज हो रहा है, सो जो इंड्यूस्ड करंट होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा, ताकि इस इंक्रीज को वो कम कर सके, यानी उसकी वैल्यू को कांस्टेंट रखना चाहता है। इसी तरह अगर इलेक्ट्रिक करंट की जो अल्टरनेटिंग वैल्यू है, अगर वो डिक्रीज हो रही है, सो फिर जो दूसरा है इंड्यूस्ड करंट, वो भी इसी डायरेक्शन में होता है, इसकी डायरेक्शन में होता है। यानी अगर सपोज ये करंट यूं जा रहा है, सो वो दूसरा करंट भी यूं जाएगा इसी डायरेक्शन में, इंड्यूस्ड करंट।
चूंकि ये डिक्रीज हो रहा है, सो वो ये नहीं चाहता कि वो डिक्रीज हो जाए, तो इसीलिए उसके साथ ऐड हो जाता है सेम डायरेक्शन में, ताकि उसको कांस्टेंट रख सके। सो एक्चुअली इलेक्ट्रिक करंट को क्या करता है, मेंटेन रखता है। इसी तरह कैपेसिटिव सर्किट हमने देखा कि इसमें क्या होता है कि जो अल्टरनेटिंग एसी चेंजेस आती है, अल्टरनेटिंग करंट में या अल्टरनेटिंग वोल्टेजेस में जो चेंजेस आते हैं एसी सर्किट्स में, एक्चुअली उसकी वजह से ये अल्टरनेटिवली जो कैपेसिटर है चार्ज और डिस्चार्ज होता है, क्योंकि उसकी जो सेंस है वो भी चेंज होता रहता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन, बैकवर्ड डायरेक्शन। तो उस वजह से इन वायर्स में भी चेंजेस आते हैं, यानी जो फ्लक्चुएशन यहाँ से सप्लाई से आता है वही फ्लक्चुएशन इन वायर्स में भी अपेयर हो जाता है। सो इन वायर्स में क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्लो करता है, बिल्कुल उसी शेप का करंट जिस शेप का ये एसी सप्लाई है। तो ये हमारे पास कैपेसिटिव सर्किट आता है, ये भी अपोज करता है, पोजीशन शो करता है इलेक्ट्रिक करंट को। इंडक्टर भी पोजीशन शो करता है सेंस, यानी अपोजिट सेंस में, इंक्रीज और डिक्रीज दोनों केसेस हमने देखे। इसी तरह रेजिस्टेंस, ये तो ऑलरेडी एक बाय नेचर एक रेजिस्टेंस है, सो इसीलिए जब यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट मूव करता है, सो ये इसको क्या करता है, अपोज करता है। जितनी इसकी वैल्यू ज्यादा होगी उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट को जो है वो अफेक्ट करता है। सो तीनों हमने देखे। अब अगर इन तीनों रेजिस्टेंसेस को हम एसी सर्किट्स में देखें, सो जो इंडक्टर का रेजिस्टेंस है उसको हम इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं, XL से उसको डिनोट करते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। इसी तरह जो कैपेसिटर का है उसको हम कहते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस, XC से डिनोट करते हैं। और जो हमारे पास रेजिस्टेंस है वो तो ऑलरेडी जनरल टर्म है, तो उसको हम रेजिस्टेंस ही कहते हैं, ये रेजिस्टेंस आ जाएगा। यानी एक्चुअली बाय नेचर ये तीनों रेजिस्टेंसेस हैं, लेकिन हमने जस्ट इनको डिफरेंशिएट किया हुआ है एक दूसरे से, कि अगर इंडक्टर हो तो XL से डिनोट करेंगे, कैपेसिटर हो तो XC से डिनोट करेंगे, रेजिस्टर हो तो R से डिनोट करेंगे। सो अब अगर आप ओहम ला देखें, जनरली ओहम ला अगर आप देखें, सो उसके मुताबिक हमारे पास ओहम ला इक्वल है IR के, V इज इक्वल टू IR। तो यहाँ पर R जो है वो रेजिस्टेंस है। अब अगर आप देखें रेजिस्टेंस को हम सिंपली यू डिफाइन करते हैं ओहम्स लॉ से, R इज इक्वल टू V और I की रेशो, इलेक्ट्रिक वोल्टेज और इलेक्ट्रिक करंट की रेशो। और फिर अगर हम इन तीनों को ऐड कर ले, चूंकि हम एक ऐसा ऐसी सर्किट स्टडी कर रहे हैं जिनमें ये तीनों कंबाइंड फॉर्म में है, यानी एक्चुअली क्या है, कॉम्बिनेशन है इन तीनों का, एक ऐसा सर्किट जो कि इन तीनों का कॉम्बिनेशन है। सो फिर इससे भी रेजिस्टेंस आएगा, इस रिएक्टेंस से इससे भी रेजिस्टेंस आएगा, यहां से भी रेजिस्टेंस आएगा, यहां से भी रेजिस्टेंस आएगा। टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, इन तीनों का सम होगा। सो जो टोटल रेजिस्टेंस होगा उसको फिर हम Z से डिनोट करते हैं, और वो आ जाएगा Z इज इक्वल टू XL प्लस XC प्लस R, यानी तीनों के रेजिस्टेंसेस को ऐड कर लो, सो वो हमारे पास आ जाएगा टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द एसी सर्किट, और उसको हम डिनोट करते हैं Z से। सो अगर हम इन तीनों को कंबाइनली यूज कर रहे हैं, सो फिर यहाँ पर रेजिस्टेंस को हम किससे डिनोट करेंगे, Z से। तो इसीलिए इस R को आप रिप्लेस कर ले Z से, सो वैल्यू इसकी बन जाएगी, जो इक्वेशन है उसका शेप कुछ यूं बन जाएगा, V डिवाइडेड बाई I। और यहाँ पर चूंकि हमने एक और टर्म भी पढ़ा था RMS वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, पहले हम उसकी जो है स्क्वायर लेते हैं, फिर उसका हम मीन लेते हैं, और फिर उसकी जो है हम रूट लेते हैं। सो वहां पर हमने देखा था कि उसकी जो वैल्यू है हमारे पास स्पेसिफिक वैल्यू वो है V RMS डिवाइडेड बाय I RMS, यानी इन दोनों की जो हमारे पास रेशो होगी उसको हम कहते हैं Z। और Z एक्चुअली क्या है हमारे पास, इम्पिडेंस है। Z शो करता है इम्पिडेंस को। सो हमने देखा कि इम्पिडेंस एक्चुअली क्या है, इस तरह के कैपेसिटिव कैपेसिटिव, इंडक्टिव और जो रेजिस्टिव सर्किट है कंबाइंड फॉर्म में, उन सब की जो रेजिस्टेंस है उसको हम इम्पिडेंस कहते हैं। और चूंकि बाय नेचर ये रेजिस्टेंस ही है, तो इसीलिए इसकी यूनिट वही रहेगी, ओहम, यूनिट इसकी वही ओहम होगी, और जो इसका सिंबल है वही ओमेगा रहेगा। यानी एक्चुअली बाय नेचर इनमें कोई फर्क नहीं, लेकिन जस्ट हम मुख्तलिफ सिचुएशंस में इनको मुख्तलिफ टर्म्स से और मुख्तलिफ सिंबल से डिफाइन करते हैं।